हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सुदेश साहू फ्रॉम लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। चलिए बेटा, आज हम क्या करेंगे, जीन रेगुलेशन का एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं बेटा जेनेटिक स्विच। और जेनेटिक स्विच के बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस जिसको हम कहते हैं बेटा ट्रांसलेशन। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जेनेटिक स्विच को। तो जेनेटिक स्विच मतलब कि ये जो रेगुलेशन होता है बेटा वो लैम्डा फेज में होता है। ठीक है ना। तो लैम्डा फेज के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि भाई लैम्डा फेज में कैसा जीनोम होता है। जीनोम ऑफ लैम्डा फेज इज व्हाट इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब यहां पे एक पॉइंट आ गया बेटा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को याद रखना। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि लैम्डा फेज में कौन सा डीएनए रहता है या आरएनए रहता है। ठीक है ना। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इसके यदि मैं लेंथ की बात करूं तो 48.5 केबी किलो बेस पेयर का बना होता है। ठीक है। नंबर ऑफ जीन की बात करें तो नंबर ऑफ जीन होता है बेटा 50 जीन्स टोटल। टोटल 50 जीन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। फेज में ज्यादातर जो टेम्परेट फेज होते हैं वो लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल दोनों रेगुलेट करते हैं। कैसे होता है मैं बताऊंगा आपको। यहां पे जो लैम्डा फेज है ना भाई, फेज मतलब क्या है बेटा, एक तरह का बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया में इंफेक्शन कॉज करता है, हर बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। ठीक है। अब यहां पे देखना, लैम्डा फेज आर मोस्टली कैसे होते हैं, तो टेम्परेट होते हैं। ठीक है ना। टेम्परेट फेज होते हैं एंड शोज, क्या शो करते हैं भाई, दोनों शो करेंगे। शोज बोथ, क्या बोथ, एक तो तुम्हारा लाइटिक लाइटिक एंड लाइसोजेनिक लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल बेटा, दोनों साइकिल को क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं। ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गई। चलिए रेगुलेशन कैसा होता है उसको देख लेते हैं। यहां एक स्टार पॉइंट बता रहा हूं, अलग से उसको याद कर लेना। ठीक है। यदि ये फेज ग्लूकोज ज्यादा खा ले तो इसका पेट फट जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक है याद करने का। ग्लूकोज के खाने से पेट का फटना मतलब ये कि ये शो करता है क्या, लाइटिक साइकिल। पेट फट गया मतलब क्या, लाइटिक साइकिल। और यदि ग्लूकोज का लेवल कम हो, मतलब ग्लूकोज कम खाएगा तो फटेगा नहीं, बस्ट नहीं होगा। तो क्या होगा, यहां पे चलेगा लाइसोजेनिक साइकिल। क्या चलेगा, लाइसोजेनिक साइकिल चलेगा बेटा। ठीक है, साइटिक हो गया है, एक मिनट, साइकिल होगा, साइकिल। ठीक है। तो ये दो तरह के साइकिल ग्लूकोज के लो एंड हाई के कारण होता है यहां पे। तो चलिए देखते हैं बेटा रेगुलेशन को, किस तरह से रेगुलेशन होता है। तो यहां पे मैं पुट कर देता हूं रेगुलेशन ऑफ लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है ना। लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल को ये क्या कर रहा है बेटा, रेगुलेट कर रहा है। कैसे करता है देखें। तो यहां पर रेगुलेशन किसके थ्रू होगा, तो याद रखना, मेडिएटेड बाय जेनेटिक स्विच। इसको हम क्या कहेंगे, जेनेटिक स्विच कहेंगे बेटा। तो जेनेटिक स्विच कैसे होता है उसको देख लो। हमको बनाना पड़ेगा स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है। यहां पे एक कंपोनेंट है, इसको देखना। यहां पे एक जीन है, इसका नाम है क्रोजीन। यहां पे एक जीन है जिसका नाम है सी। ठीक है, सी। ओके, सेंटर से स्टार्ट होता है सी। यहां पे है C1, ये आपका C2, और यहां पे है आपका क्या, C3। तो देख लो, C1 C2 C3 तीन जीन हो गए। और एक जीन है क्रोजीन। ठीक है, इतने जीन्स आपको मिल रहे होंगे।
ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब यहां पे देखना क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा C3 है वो बेटा एक्टिवेट करता है, C3 एक्टिवेट करता है C2 को। ठीक है, ये C2 को एक्टिवेट करता है और C2 एक्टिवेट करता है किसको, C1 को। मतलब तीनों एक साथ मिलके काम करें। 3 2 1। यदि C1 एक्टिवेट हो गया तो ये बनाएगा बेटा mRNA। क्या बनाएगा, mRNA। इसी mRNA से बनता है लैम्डा रिप्रेसर। क्या बनता है, लैम्डा रिप्रेसर बनता है। लैम्डा रिप्रेसर यदि सिंथेसाइज हो गया तो ये रेगुलेट करेगा लाइसोजेनिक साइकिल को। लाइसोजेनिक साइकिल को रेगुलेट करेगा। यदि दूसरा कंडीशन देखूं तो यहां पे एक प्रोटीन है बेटा, क्रोजीन। देखो, क्रोजीन से सिंथेसाइज होगा क्रोप्रोटीन, और क्रोप्रोटीन क्या करेगा, लाइटिक साइकिल। क्या करेगा, लाइटिक साइकिल करेगा। तो याद रखना, क्रोजीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइटिक साइकिल एंड C1 रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है, तो यहां पे कुछ पॉइंट्स है जो डायग्राम में आपको नहीं दिखा सकता। एक आपका एन और एक आपका क्रो एन और क्रो, ये दोनों जीन्स को हम कहते हैं बेटा अर्ली एक्टिवेटेड जीन कहते हैं। इसको हम क्या करते हैं, अर्ली एक्टिवेटेड जीन्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में आता है। और जो तुम्हारा C3 है और तुम्हारा C1 है, इन दोनों को बोलते हैं लेट एक्टिवेटेड जीन्स बोलते हैं। मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि पहले जो एक्टिवेट होगा वो क्या है, तो तुम्हारे ये लोग हैं। बाद में एक्टिवेट होने वाले कौन है, तो C3 और आपका C1 है। ठीक है, तो अर्ली एंड लेट की बात कर दिए। अब यहाँ पे रेगुलेशन कैसे हो रहा है उसको समझ गए, तो मैं पॉइंट में बता देता हूं। इसको पॉइंट्स में नोट कर लेना। सबसे पहले क्या हुआ, C3 ने एक्टिवेट किया। ठीक है ना, C3 एक्टिवेट्स C2 while C2 एक्टिवेट्स, इसको एक्टिवेट कर रहा है भाई, तो C2 एक्टिवेट्स दी C1। ये आपके C1 को एक्टिवेट करेगा। एक बात हो गई। ठीक है, दूसरी बात देखिए, यहां पे जो C1 का प्रोडक्ट है, ठीक है ना, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ C1 विच इज, क्या है दे बता दो, विच इज, बताओ यहां पे C1 का प्रोडक्ट कौन है, लैम्डा रिप्रेसर है। ठीक है ना भाई, तो यहां पे हम नोट कर देते हैं लैम्डा रिप्रेसर प्रोटीन, लैम्डा रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, तो भैया C1 का जो तुम्हारा प्रोडक्ट है लैम्डा रिप्रेसर प्रोटीन, वो क्या करता है, लाइसोजेनिक साइकिल को प्रमोट करता है। प्रमोट लाइसोजेनिक साइकिल। एक बात होगी। दूसरी बात, वाइल प्रोडक्ट ऑफ, वाइल प्रोडक्ट ऑफ क्रोजीन, है ना, क्रोजीन का क्या प्रोडक्ट है, क्रोप्रोटीन है। ठीक है, क्रोजीन का प्रोडक्ट कौन है, तो यहां पे तुम नोट कर सकते हो क्रोप्रोटीन, क्रो प्रोटीन्स। ठीक है, ये क्या करता है, तो क्रोजीन प्रमोट करेगा, प्रमोट द लाइटिक साइकिल, प्रमोट द लाइटिक साइकिल बेटा। ठीक है ना, ये लाइटिक साइकिल को क्या करेगा, प्रमोट करने का काम करेगा। ये तो हो गए आपके दो काम। ठीक है ना, ये दो तरीके से रेगुलेशन हो गया। ओके, चलिए, लैम्डा रिप्रेशर और क्रो प्रोटीन दोनों के दोनों डाइमेरिक प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम में तो नहीं दिखेगा, तो यहां पे नोट कर लेते हैं। बोथ, कौन बोथ, लैम्डा रिप्रेसर एंड क्रोजीन, या फिर क्रो प्रोटीन की बात करेंगे, प्रोडक्ट की बात करेंगे, क्रो प्रोटीन आर डाइमेरिक बाय नेचर। ठीक है ना, डाइमेरिक नेचर का होता है। ओके, मतलब कि दो कंपोनेंट से मिलकर के बनता है। एंड उसमें क्या होगा, हैज हेलिक्स टर्न हेलिक्स, पढ़े थे अपन, दो हेलिक्स और एक टर्न, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, हेलिक्स टर्न हेलिक्स।
and has a helix turn helix which bind to the major group, which bind to major group of डीएनए। ये डीएनए के मेजर ग्रुप से क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। यदि मैं बात करूं एन का, इनिशियली में एन पढ़े थे, देखो यहाँ पे एन लिखा हुआ है, ये एन, ठीक है। तो एन जो अर्ली में आता है बेटा, इसका काम है एंटी टर्मिनेशन सिग्नल जनरेट करना। ये क्या जनरेट करता है, जनरेट करेगा एंटी टर्मिनेशन, ठीक है ना। एंटी टर्मिनेशन सिग्नल को जनरेट करने का काम करता है तुम्हारा एनजीन, ठीक है ना। तो ये हो गई तुम्हारे रेगुलेशन की बात। चलो और थोड़ा डीप चलते हैं और रेगुलेशन को समझते हैं। यहां पे मैं फिर से डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना रहा हूं, ठीक है। इस डायग्राम में आपको पूरा चीजें समझ में आ जाएगा, बस ध्यान देना है थोड़ा सा। चलिए, ये हमारा है C1, सेंटर में कौन था, C1, ठीक है। यहां पे कौन था, C2, यहां पे कौन था, C3, ये 3 हो गए। अब देखना C1 C2 का रेगुलेशन, क्रो को भी हटा दो अभी, ठीक है ना। अब क्या है यहां पे आपको प्रमोटर मिलेगा, प्रमोटर का ऑपरेटर रीजन्स मिलेंगे, 3 3 दोनों साइड बना रहा हूं, 1 मिनट, 3 3 दोनों साइड बनाना है, बॉक्स बना देते हैं 3, 1, ठीक है, ये 2, ये 3, ये 3 हो गया। इधर भी 3 बना देते हैं, 1, ठीक है, 2, ठीक है, ये 3, ठीक है। 3 3 हमने प्रमोटर बना दिए। यहां से यहां तक को हम बोलेंगे प्रमोटर, यहां से यहां तक को हम बोलेंगे प्रमोटर। ये लेफ्ट साइड में इसलिए पीएल, ये राइट साइड में इसलिए पीआर, ठीक है ना। ये 3 क्या हैं, ऑपरेटर्स हैं। ये 3 प्रमोटर का एक पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। यहां पे भी 3 ऑपरेटर्स दिख रहे हैं, इन ऑपरेटर का भी नाम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या रखेंगे, देखो तो, ऑपरेटर एल, क्योंकि लेफ्ट की बात हो रही है, L1, ऑपरेटर L2, ऑपरेटर L3, 3 हो गए। सेम यहां पे भी ऑपरेटर R1, ऑपरेटर R2, ऑपरेटर R3, 3 हो गए यहां पे, ठीक है। ये हो गई बात। अब देना, C1 से सिंथेसाइज होता है mRNA, और ये mRNA बना लेता है लैम्डा रिप्रेसर, लैम्डा रिप्रेसर प्रोटीन बना लेता है। अब ये कहां कहां बाइंड करेगा उसके हिसाब से देखते जाना, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले यदि तुम्हारा लैम्डा रिप्रेसर जाके बाइंड किया, किससे बाइंड किया, 3 जगह से बाइंड कर सकता है। एक तो R1 से, एक तो R2 से, एक क्या हो सकता है, R3 से भी बाइंड कर सकता है, ठीक है ना। 3 जगह से बाइंड करेगा। अब तीनों जगह से बाइंडिंग करने पे अलग अलग रेगुलेशन होती है। लैम्डा रिप्रेसर लेफ्ट के RL3 से भी बाइंड करता है। कितने जगह हो गए, 4 पॉइंट्स हो गए। कितने पॉइंट्स हो गए, 4 पॉइंट्स हो गए बेटा, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट नंबर 4, ठीक। चलो चारों पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले यदि लैम्डा रिप्रेसर कहां बाइंड किया, OR1 में, तो यहां से स्टॉप हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ, स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन ऑफ क्रो, क्रो प्रोटीन का ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाएगा बेटा। और अभी हमने देखा था कि जो क्रो प्रोटीन है, यहां देख लो, क्रो प्रोटीन क्या प्रमोट करता है, लाइटिक साइकिल को, है ना। तो लाइटिक साइकिल बंद हो गया, देख लो, क्रो प्रोटीन के ट्रांसक्रिप्शन के रुकने से लाइटिक साइकिल क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अब क्या चलेगा, लाइसोजेनिक साइकिल चलेगा। क्या चलेगा बेटा, लाइसोजेनिक साइकिल चलेगा। तो यहां याद रखना, लैम्डा रिप्रेसर के OR1 से बाइंड होने से यहां पे चलता है कौन सा साइकिल, तो याद रखेंगे लाइसोजेनिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल यहां पे चले।
ठीक है, दूसरी बात करते हैं, यदि ये यहां पे बाइंड कर गया, कहां पे, OR2 पे बाइंड कर गया, तो यहां जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, स्टार्ट। स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन, मैं स्टॉप नहीं बोल रहा हूं, स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ C1। देख लो, C1 का ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। भाई ये बताओ C1 क्या करता है, C1 का काम क्या है, देखो C1 का काम है लैम्डा रिप्रेसर बनाना, और ये क्या करेगा, लाइसोजेनिक साइकिल को प्रमोट करेगा। तो उस कंडीशन में भी यहां पे क्या चलेगा, लाइसोजेनिक साइकिल ही रेगुलेट होगा। ठीक है ना, ये दो हो गए। मगर तीसरे वाले में ऐसा नहीं होता, यहां पे C1 का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। पहले में देख लो, स्टॉप स्टार्ट स्टार्ट, नहीं स्टॉप स्टार्ट स्टॉप, ये सीक्वेंस में है ऐसा। पहले स्टॉप हुआ, फिर स्टार्ट हुआ, फिर स्टॉप हुआ। स्टॉप कौन हुआ, पहले क्रो, दूसरे में कौन हुआ, स्टार्ट हुआ CI, C1 बोल सकते हो। और यहां पे स्टॉप हो जाएगा कौन, जो ऊपर वाला था, कौन, C1। सेम चीज। तो स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ C1, और C1 का ट्रांसक्रिप्शन यदि स्टॉप हो जाए तो भैया अब तो लाइसोजेनिक साइकिल नहीं चलेगा, अब क्या चलेगा, लाइटिक साइकिल चलेगा। क्या चलेगा, लाइटिक साइकिल यहां पर रेगुलेट होगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गई। अब इधर देखते हैं यार, इधर देखो, यहां पे यदि OL3 से बाइंड कर गया तो क्या होगा, तो यहां भी स्टॉप ही होगा, स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन ऑफ N जीन एंड C3 जीन। अब बताओ, C3 जीन यदि बंद हो गया तो C2 बंद हो जाएगा, C2 बंद हो गया तो C1 बंद हो जाएगा। अल्टीमेटली जो लैम्डा रिप्रेसर सिक्रेशन है वो स्टॉप हो जाएगी। तो यहां पे कौन सा साइकिल चलेगा, यहां भी लाइटिक साइकिल रेगुलेट होगा। ठीक है, यदि मैं रिसेप्टर के एफिनिटी की बात करूं तो एफिनिटी सबसे ज्यादा OR1 से है, उसके बाद है OR2 से, उसके बाद है OL3 से। नहीं, पहले तो R आएगा, OR3 आएगा, उसके बाद में बोल सकते हो OL3। ठीक है, ये जो है वो सीक्वेंस है एफिनिटी का, कि लैम्डा रिप्रेसर पहले जाके किससे बाइंड करेगा। ठीक है, चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग समझ गए इसको। अब थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे, यदि मैं बात करूं इसका, ये जो लाइन मैं बता रहा हूं बेटा, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो रे डायग्राम से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चलो रेगुलेशन देखो, यदि ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, तो बताओ ग्लूकोज ज्यादा खाने से कौन सा साइकिल चलता है, लाइटिक साइकिल चलता है, याद कराया था। अब देखो, ग्लूकोज के बढ़ने से साइक्लिक AMP कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाता है। साइक्लिक AMP कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, कम। और साइक्लिक AMP कंसंट्रेशन के कारण क्या होगा, एच एफ आई प्रोटीएज, HFI प्रोटीएज एक्टिविटी बढ़ जाएगी। साइक्लिक एमपी के कम होने से HFI प्रोटीएज एक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और इसके इंक्रीज होने से डिग्रेडेशन होता है। क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है। किसका, डिग्रेडेशन ऑफ C2 जीन। देख लो, HFI प्रोटीएज क्या कर रहा है, C2 को डिग्रेड कर रहा है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक ना, ग्लूकोज के बढ़ने से साइक्लिक एमपी कम, HFI प्रोटीएज एक्टिविटी बढ़ जाएगी। HFI प्रोटीएज जाके किसको मारेगा, C2 जीन को डिग्रेड कर देगा, मार देगा। और यदि C2 जीन डिग्रेड हो गया, मतलब लैम्डा रिप्रेसर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पे लैम्डा रिप्रेसर का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगी, और यहां पे लाइसोजेनिक साइकिल नहीं चलेगा, अब क्या चलेगा, लाइटिक साइकिल चलेगा। क्या चलेगा, यहां पे लाइटिक साइकिल रेगुलेट होगा। ठीक है, ये हो गया बेटा तुम्हारा पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन देखो, सेकेंड कंडीशन में समझना,
उल्टा कर देते हैं, जस्ट जस्ट उल्टा कर दो। ग्लूकोज कम, ग्लूकोज के कम होने से साइक्लिक एएमपी कंसंट्रेशन जो है वो हो जाएगा ज्यादा, और साइक्लिक एएमपी के बढ़ने से जो एचएफआई एक्टिविटी है, एचएफआई प्रोटीएज एक्टिविटी है, ठीक है, प्रोटीएज एक्टिविटी क्या हो जाएगी, यहां पे डिक्रीज हो जाएगी। और यदि ये डिक्रीज हुआ तो भाई ये डिग्रेड नहीं कर पाएगा, तो नो डिग्रेडेशन ऑफ C2 जीन। और यदि C2 जीन का डिग्रेडेशन नहीं हुआ तो लैम्डा रिप्रेसर तो बनेगा, लैम्डा से रिप्रेशर जो है वो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और ये चलाएगा क्या, लाइसोजेनिक साइकिल चलाएगा। ठीक है, तो ये हो गई बात तुम्हारे लाइसोजेनिक साइकिल और लाइटिक साइकिल की, कि ग्लूकोज कैसे अफेक्ट करता है इस पाथवे को, ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है ना बेटा, तो ये मेन फंक्शन है जिसको आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि यही काम आएगा तुम्हारे एग्जाम में, यहां से क्वेश्चन आता ही है भाई। ठीक है ना, यहां से क्वेश्चन आता ही है, तो उसको थोड़ा देख लेना और इसको अलग से याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो, थोड़ा सा छोटा पॉइंट है, जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट देख लेते हैं, इन यूकैरियोट। ठीक है, चलो भाई, यूकैरियोट में कौन कौन से लेवल में होता है मैं बता चुका हूं पहले से, या तो ट्रांसक्रिप्शन के लेवल में होगा या तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद होगा। ठीक है, एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, एक बात होगी, यहां पे बोल सकते हैं एट द लेवल ऑफ क्या, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद या ट्रांसक्रिप्शन के समय। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन देख चुके हैं ना, क्या क्या देखे थे भाई, जैसे कि 5 प्राइम कैपिंग हो गया, ये देखे थे, 3 प्राइम एडिनाइलेशन देखे थे, ठीक है, स्प्लाइसिंग देखे थे, है ना, बहुत सारी आरएनए एडिटिंग देखे थे। ये सब क्या है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद का प्रोसेस है। मगर ट्रांसक्रिप्शन होते होते क्या कुछ प्रोसेस होता है, यदि हाँ तो यस होता है। यहां पे देखो, एक तो होगा बेटा कोवैलेंट रेगुलेशन, क्या होगा, एक होगा आपका कोवैलेंट रेगुलेशन चलेगा यहां पे, और दूसरा, चलो पहले लिख लेते हैं, कोवैलेंट रेगुलेशन चलेगा एक बात, और दूसरा जो रेगुलेशन है वो रहेगा आपका नॉन कोवैलेंट। क्या रहेगा, नॉन कोवैलेंट रेगुलेशन चलेगा बेटा। दो तरह के रेगुलेशन हो सकते हैं। यदि मैं नॉन कोवैलेंट रेगुलेशन की बात करूं तो क्रोमोसोम का रिमोल्डिंग होता है, ठीक है, रिमॉडलिंग बोल सकते हैं। तो यहां पे क्रोमोसोमल रीमॉडलिंग चलेगी, रीमॉडलिंग, ठीक है, ये बात होगी। यदि मैं बात करूं कोवैलेंट रेगुलेशन का, तो कोवैलेंट रेगुलेशन में दो हो सकते हैं, ठीक है, एक हो सकता है तुम्हारा मेथाइलेशन, क्या हो सकता है, मेथाइलेशन, और मेथाइलेशन ज्यादातर किस लिए होता है, इनएक्टिव करने के लिए, इनएक्टिवेशन करने के लिए क्या होता है, मेथाइलेशन। ठीक है, कोवैलेंट रेगुलेशन यदि हिस्टोन प्रोटीन में बोले, एट हिस्टोन प्रोटीन की बात करूं, तो हिस्टोन प्रोटीन में या तो होगा मेथाइलेशन, या तो मेथाइलेशन होगा, या तो एसिटाइलेशन होगा। ये सब पढ़ चुके हैं सेल बायोलॉजी में, एसिटाइलेशन मेथाइलेशन पढ़ चुके हैं। मेथाइलेशन के दो काम है, या तो ये एक्टिव करेगा या तो ये इनएक्टिव करेगा, दोनों काम है, डिपेंड करता है कि कहां पे बाइंड कर रहे हैं। मगर एसिटाइलेशन का काम क्या है, ऑलवेज व्हाट, ऑलवेज एक्टिव। ठीक है, तो ये जो है वो यूकैरियोट में रेगुलेशन है बेटा। ठीक, और यदि मैं बात करूं क्रोमोसोम रिमोल्डिंग का, यदि मैं बात करूं क्रोमोसोम रिमोल्डिंग का, तो क्रोमोसोम की रिमोल्डिंग जो है, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि SWI, SWI,
ये 10 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका एस, सेकेंड की बात करूंगा तो ये आ जाएगा, इससे कलर से बनाते हैं, SUF जीन से। तीसरे की बात करूं मैं तो ये होता है ISW 1 से बेटा। ठीक है, यहाँ जो SWI जो कंपोनेंट दिख रहा है आपको, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है एडिपेज, एडिपेज डोमेन होगा, और एक जो होगा वो होगा आपका ब्रोमो, ब्रोमो डोमेन, डॉकिंग साइड है एक तरह का। ठीक है, तो इन कंपोनेंट्स के थ्रू जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसका रीमॉडलिंग होता है। ठीक है, तो यहां तक का जो पोर्शन है बेटा वो आपका था, क्या था भाई, जीन रेगुलेशन का टॉपिक था। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो कहलाता है बेटा प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग 3 से 4 दिन की क्लासेस हो जाएगी मेरे ख्याल से, या अच्छा हो गया जल्दी ज्यादा हो गया तो फिर 2 से 3 दिन में खत्म हो जाए। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका प्रोटीन सिंथेसिस। और आपको पता ही होगा हर एक एग्जाम में प्रोटीन सिंथेसिस से एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है। ठीक है, चले देखते हैं फिर उसको।